17 अगस्त 1988 जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा गिरकर तबाह हो जाता है। थाना लियाकतपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी और शाम को मैं जब आता हूँ थाने पे तो रेडियो पे ये उस वक्त चल रहा था, सदर ज़्यादा त्यारा गिर गया जी। अब ये त्यारा हादसा सच में हादसा था, कोई साजिश थी, जनरल ज़िया का कत्ल था? ऐसा एक सच है जिसका सबको पता है और झूठ बोल जाते हैं जी। सबको पता है क्या हुआ, सबको पता है क्यों हुआ, लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे वो कोई नहीं बताएगा डर के मारे, चाहे उनकी अपनी औलाद भी है। मैंने सदर ज़िया साहब के साथ भी ड्यूटी की है। ये आए थे चोलिस्तान में कि जी वहां से मीठा पानी निकल आया है, सदर साहब को भी मामू बनाया गया। जब आप पुलिस में थे, जब ये त्यारा हादसा हुआ, उस टाइम क्या सोचा जा रहा था? बड़ा खौफ था। देखें, बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत से लोग शामिल तफ्तीश भी हुए। मोसाद का इसमें हाथ है, CIA का हाथ है, क्या उसके अंदर कोई बॉम्ब लगाया होता आम की पेटियों में, या कॉकपिट जो है उसके अंदर कहते हैं कि नर्व गैस थी? 3 कमीशन बने तो कोई चीज सामने तो आज तक नहीं आई। अब बेनज़ीर की शहादत देख लें जी। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा जब आती हैं रहीम यार खान में अपनी शहादत से 2 दिन पहले, आवाज़ SHO सदर रहीम यार खान जी, और बिलीव करेंगे उनकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर थी, मोटरसाइकिल वाला एक इनके जलसे में घुस आया था। असैसिनेशन होती है जनरल ज़िया साहब की 88 के बाद, फिर 89 में, 89 में आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला बन गए, छांगा मांगा जो सजा, उसमें हमने भी हिस्सा लिया, हमने भी बड़े MP उठा के भेजे। मैंने लियाकतपुर के एक MP साहब थे, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको हमने जूता नहीं पहनने दिया, उठा के गाड़ी में मारा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, 17 अगस्त 1988 जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा गिरकर तबाह हो जाता है। 30 अफराद जो हैं उनकी मौत हो जाती है। अब ये त्यारा हादसा सच में हादसा था, कोई साजिश थी, जनरल ज़िया का कत्ल था? और उस टाइम पर अगर बात करें जनरल ज़िया के दौर की, 11 साला दौर, वो कैसा था? अच्छा अली, जब ये जनरल ज़िया हक साहब ने कूक किया, स्टूडेंट दौर था हमारा, स्टूडेंट लाइफ थी, 77 में शायद होता है ये, 5 जुलाई आई थिंक जी। उसमें जब इन्होंने संभाला था, PTV पे कब्ज़ा हुआ। उस वक्त तो यही था ना कि PTV पे कब्ज़ा कर लें, साथ में आप रेडियो पे कब्ज़ा कर लें तो आपका कब्ज़ा है, और बाकी ये तो ऑलरेडी सारे पकड़े गए थे, जिसमें भुट्टो साहब भी थे और जो भी थे जी। हमारी जो इसमें इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, या मुझे था कि मेरा ताल्लुक़ भावलपुर से है, और ये जो हादसा होता है ये भावलपुर में होता है। भावलपुर से हार्डली कोई 10-15 किलोमीटर दूर है बस्ती लाल कमाल, जहाँ पर ये त्यारा गिरता है, जहाँ पे त्यारा गिरता है और आग लगती है। फिर वहाँ के जो लोग हैं उनमें हमारे 1-2 दोस्त भी हैं, वो भी गए। बड़ी आग थी वहाँ, आपको पता है, त्यारा गिरा, उसका फ्यूल था, बाकी चीज़ें थी। डेड बॉडीज़ तो मिली नहीं, उनका बड़ी मुश्किल से पता चलाया गया। DNA का ज़माना भी इतना नहीं था कि पता चले DNA से, लेकिन फिर शनाख्त हुई, और ताबूत जो है 30 जो थे वो, उनमें एक मेरे ख्याल अमेरिकन भी थे, शायद 2 अमरीकी थे वो भी उसमें, फिर उनकी बॉडीज़ लाई गई। और 20 अगस्त को, ये 17 अगस्त को होता है जी, और शाम का टाइम था, मुझे आज भी याद है शाम का वक्त का। मेरी पोस्टिंग थी जी उस वक्त थाना लियाकतपुर में। थाना लियाकतपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी, और शाम को मैं जब आता हूँ थाने पे तो रेडियो पे ये उस वक्त चल रहा था। TV भी नहीं था इतना, उस वक्त नहीं था, और थाना का मुहर्रिर होता था हमारा। हलचल मच गई होगी। लियाकत, मुझे याद है, लियाकत ने मुझे बताया कि खान साहब सुना है आपने? मैंने क्या, सदर ज़्यादा त्यारा गिर गया जी। और फिर क्योंकि भावलपुर में उस वक्त मशहूद रहीम हुआ करते थे, DSP स्पेशल ब्रांच। ये जब VVIP मूवमेंट होती है ना, उसमें स्पेशल ब्रांच या डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। ये फंक्शन जो था ये खालिसतन आर्मी का फंक्शन था। खैरपुर टामे वाली एक जगह है, वहाँ मेरी पोस्टिंग भी रही है, जहाँ इन्होंने जाना था, और टैंक्स का, अमरीकी टैंक्स थे, वो उनकी टैंक्स ड्रिल का देखनी अमली थी। मुजाहरा देखना था, क्योंकि ये जितनी भी मशकें होती हैं,
चाहे वो गर्मियों में हो या सर्दियों में। जो चौलिस्तान है हमारा, इसमें ये मशकें होती हैं, बहुत आपने भी ज़्यादा करवाई होती हुई हैं, हैं? अब भी वही होती हैं। आप देख लें जितने भी हमारे आर्मी चीफ हैं या जनरल्स हैं, ये जाते हैं जब उनकी मशकें हो रही होती हैं। खैरपुर टामे वाली इसी था, वहाँ उन्होंने देखा। इससे पहले बहुत सी बातें हैं कि जी वो अपने छोटे बेटे को भी साथ, अनवारुल हक साहब को भी ले जाना चाहते थे। वो सोए हुए थे। अच्छा, मेरी इन दोनों भाइयों से मुलाकात भी है। अच्छा। एजाजुल हक साहब जो हैं ये MNA रहे हारूनाबाद से, और हारूनाबाद में DSP था जब ये MNA हुआ करते थे, और इनसे बड़ी अच्छी गपशप थी। वाइटल चाय वाले बड़े मशहूर हैं जी वहाँ के, उनसे मेरे भी ताल्लुकात हैं। अभी एक MPA भी हैं वो, उनके रेफरेंस से अराई बिरादरी है बेसिकली, तो ये वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, और इनकी एक ही सीट जो होती है वो हारूनाबाद से होती है। इस वक्त भी ये हारूनाबाद से MNA है। अच्छा, उनके जो छोटे भाई हैं अनवारुल हक साहब, जब मेरा ऑफिस ही पलमर बिल्डिंग में था और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था, अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ गए, तो अनवार साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और वो चाह रहे थे कि जी उनकी जो पार्टी है, ये जा लीग या जो जो भी है, उनको मैं देखूं। फिर मेरी इनसे एक मुलाकात भी हुई। इनका जो ऑफिस है मेन बुलवार्ड जो है आपका गुलबर्ग का, इसमें जो वाइटल का ऑफिस है ऊपर नीचे इनका दफ्तर था, वहाँ मेरी मुलाकात भी हुई। लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने फिर सॉरी कर ली। मैंने कहा जी मैं इस सियासत में नहीं आना चाह रहा। आपने सवाल उनसे पूछा कि क्या मेरे हुआ था, जी त्यारा मैंने हादसा किस देखिए, तरह हुआ? ये अली वो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि ये नहीं बताते, वो खुद भी छुपाते हैं। पता सबको है, कोई कहता पता नहीं है। सबको, ये ऐसा एक सच है जिसका सबको पता है और झूठ बोल जाते हैं जी। सबको पता है क्या हुआ, सबको पता है क्यों हुआ, लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे वो कोई नहीं बताएगा डर के मारे, चाहे उनकी अपनी औलाद भी है। मैंने उनके एक दो प्रोग्राम देखे हैं, उस पर वो खुद भी अब सोशल मीडिया पे एजाजुल हक साहब एक्टिव हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी आपको खुल के बात नहीं की और ना ही किसी ने खुल के बात करनी है, क्योंकि ये वो अंदरूनी साजिशें हैं, ये महल्लाती साजिशें हैं। वो भी बात करते हैं मोसाद का इसमें हाथ है, CIA का हाथ है, रो का इसके अंदर हाथ है। कहने को तो अब जिसका नाम मर्जी लिए जाएं जी, किसका हाथ था। मोसाद है, वो इसराइल है, वो अमेरिका है, वो CIA है, वो सारे अपने हैं, पराए हैं, जिसका नाम मर्जी लिए जाएं, लेकिन अभी तक प्रूफ तो नहीं हुआ ना जी, ना ही किसी को सजा मिली। 3 कमीशंस बनी, 3 कमीशन सामने बने नहीं तो आई। कोई चीज़ सामने तो आज तक नहीं आई। जिस तरह बेनज़ीर वाला था, आप देखें ना, क्या कुछ सामने आया, कुछ सामने नहीं आया। आपने एक बंदा पकड़ लिया, चालान हो गया, प्रूव ही नहीं हुआ। वो जो साहब थे, हमारे पुलिस के अफसरान थे, वो बेचारे उसमें चालान भी हुए, शायद सज़ा भी हो गए, जेल काट कर जेल काटी उन्होंने। क्राइम सीन वॉश करवाने पर। क्राइम सीन वॉश करने का जी। सऊद अजीज़ नाम है, वो हमारे वहाँ CPO थे मुल्तान में। मैंने उनके साथ काम भी किया जी, सर्व भी किया। इंतहाई नफीस आदमी, इंतहाई अच्छे आदमी। बात ये है अली कि ये कैसे हमारे मुल्क में होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबको पता होता है लेकिन कोई नहीं बोलता है। आज आप बोले ना, आप बताएं ना क्या हुआ था। नहीं, देखें, मुझे तो इसके बारे में इतना ही पता है ना जो एक पुलिस ऑफिसर को पता होगा, लेकिन जो चीज़ें अंदर की हैं या मोसाद की हैं या CIA की हैं, वो मैं तो नहीं जानता ना। साजिश के मैं पीछे तो वजह कुछ आइडिया है? देखें, हुकूमत, सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि जब आप बरसर इक़्तिदार होते हैं, आप किसी को नाला कर देते हैं, किसी को नाराज़ कर देते हैं। अमेरिका नाराज हो गया था। ज़हरे हो गए होंगे, फिर वही नाराज़ हुए हैं तो सब कुछ हुआ ना। यहाँ क्या कुछ नहीं होता। देखें, आप पिछले इमरान खान के दौरे हुकूमत को देख लें, इसमें कोई शक नहीं कि वो जमहूरी तरीके से उनको हटाया गया, लेकिन सबको पता है क्यों हटाया गया। आज भी सबको पता है। एक दिन पहले वो वज़ीर आज़म थे, अगले दिन वो डायरी लेके घर जा रहे थे और कुछ अरसे बाद वो जेल में हैं। इसी तरह आपके नवाज शरीफ साहब हैं। ये कितनी देर पता चलता है जी कि नवाज शरीफ साहब आखिर वो किसकी इजाज़त से हो रहा होता है। कोई ना कोई तो है ना जो ऊपर बैठे कर रहे होते हैं, जिनमें उनके मफादात हैं। आज भी CIA है, मोसाद है, ये जितने भी एजेंसीज़ हैं, इनके अपने मफादात हैं और हमारे मुल्क को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। कभी वो अफ़गानिस्तान की जंग में इस्तेमाल कर लें, कभी वो कश्मीर की जंग में इस्तेमाल कर लें, कभी वो तालिबान बना लें, कभी वो तालिबान को जहाद पसंद बना लें,
उनकी कभी मर्जी है ना, दहशतगर्द। कभी दहशतगर्द बना दें। अच्छा, इस केस में भी जो इजाजुल हक हैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं कि जनरल ज़िया जो हैं वो चाहते थे अफ़गानिस्तान में प्रो पाकिस्तानी हुकूमत, इस वजह से मसला स्टार्ट हुआ। देखें, अफ़गानिस्तान में जो प्रो पाकिस्तानी हुकूमत अगर चाहते भी थे तो क्या हो जाना था। उसके बाद भी तो देखें ना, अमेरिका को ये अमेरिका चीज़ पसंद नहीं थी। अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं थी। लेकिन अमेरिका ने क्या कर लिया उसके बाद, उसने अपने जवान जो वहाँ भेजे, अपने फ़ौज वहाँ भेजी, तो मुँह की खाकी वापस के गए, अपना असला वगैरह सभी छोड़ के चले गए। वो 20 क्या साल बाद 20 साल बाद मुझे बताएं ना क्या हुआ। अरे ये जो जितनी भी ये जगह है ना जहाँ पहाड़ है और ये सारे लोग हैं, ये हमेशा से लड़ने वाले हैं। अंग्रेज़ भी इनको नहीं जीत सके, बावजूद इतनी ताकत के बावजूद। आप देखें कि अंग्रेज़ ने कितनी बड़ी उसकी सल्तनत थी, लेकिन यहाँ आके वो नाक की खाते थे। जहाँ बैठ कभी वो कामयाब नहीं हुए। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ से कुछ लोग बिक जाते होंगे, गद्दार हो गए, उन्होंने किसी को पकड़वा दिया, लेकिन फिर भी जो अक्सरियत पसंद थे या ऐसे लोग थे जो वहाँ काम कर रहे थे, वो उसी तरह करते रहे। अब जनरल ज़िया का जो C-130 था, क्या उसके अंदर कोई बॉम्ब लगाया होता? आम की पेटियां कहते हैं उसके अंदर कोई चीज़ थी, यार कुछ लोग कहते हैं नर्व गैस थी। प्रज्यूम किया जा रहा है ना, प्रज्यूम ही किया जा रहा है कि आम की पेटी है। अब वो मैंने जैसे कहा, मशहूद रहीम थे उस वक्त DSP स्पेशल ब्रांच। जितने भी ये VVIPs टूर होते हैं उसमें आपकी स्पेशल ब्रांच जो होती है वो मेन किरदार अदा कर रही होती है। ये सब सफ़ेद पारचात में होते थे उस वक्त। मैं भी स्पेशल ब्रांच में सर्व कर चुका हूँ। मेरे से छोटे भाई जो हैं हबीबुल्ला खान, वो भी सर्व कर चुके हैं स्पेशल ब्रांच में। और जब उनकी रिटायरमेंट हुई, ही वाज RO, यानी वो SSP के रैंक पे ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे जी। और वो बड़ा समझते हैं। उस वक्त भी वो स्पेशल ब्रांच में थे जब ये हादसा हुआ था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि उन्होंने कहा जी हमें तो किसी ने करीब ही नहीं आने दिया। इससे ज़्यादा कि उन्हें बुलाया गया, एक इंक्वायरी FIA इंक्वायरी कर रही थी, उन्हें इस्लामाबाद भी बुलाया गया, लेकिन उसके साथ ही जब बेनज़ीर साहबा ने हल्फ उठा लिया तो इंक्वायरी भी ठप हो गई। अच्छा, जनरल ज़िया के जो बेटे हैं वो तो कहते हैं कि पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी, फौज की सिक्योरिटी नहीं थी। वो तो कहते हैं कि फौज की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। फंक्शन ही फौज का था। अब पुलिस की सिक्योरिटी तो ये है ना, वो पेशियाँ भुगतते रहे। मशहूद रहीम साहब वगैरह तो मेरी फिर भी उनसे बात हुई थी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, फौत हो गए। उन्होंने तो ये कहा जी कि हमने किसी को कुछ चेक नहीं किया। और अगर देखें आम की पेटियों में था जो कुछ हुआ, कहते हैं तो फिर गैस वो कोई थी, स्पेशल उसने ब्रांच वाले पैरालाइज तो कर बेचारे दिया। पहले जेल में होते, उनको तो पहले पकड़ के जेल में डालना चाहिए था। मैं एक वीडियो देख रहा था, रफ्तार पे वीडियो थी, उसमें कहते हैं कि आम की पेटियों में या जहाज़ में कॉकपिट जो है उसके अंदर कहते हैं कि नर्व गैस थी, जिसकी वजह से जो पायलट हैं जो सारे जहाज़ के अंदर बैठे मुझे थे ये बताएं, पैरालाइज हो गए। रफ्तार एक अच्छा किस सोर्स से बात कर रहे हैं कि वहाँ फलां गैस थी, फलां से फलां, अब सारे लगे हुए हैं। कोई इतने साल हो गए ना, 88 में हुआ, कितने साल हो गए जी आप खुद देख लें। अब 2026 है, किसी ने 37 आज साल हो तक गए। 37-38 साल हो गए हैं, कोई शख्स ये नहीं बता सका वो गैस थी, वो बम अंदर लगाया गया था, आम की पेटियों में था, सब कुछ था। आम की पेटियां भी तो चेक होके आई होंगी ना, तो कैसे पॉसिबल है कि आम पेटियों में होता? हादसा भी हो सकता है। आज भी हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जी हादसा हो। अब दोनों चीज़ें हैं ना। क्या ये प्रूव हो गया कि उन्हें जी मारा गया, इसलिए मारा गया कि अफ़गानिस्तान में वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जो एफिलेटेड हुकूमत है वो चाहते थे? तो ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से आई हो। अब हादसे अब भी तो में कल एक त्यारा गिरा है, कार्गो, बिल्कुल। कार्गो गिरा है, तो वो उस पर कौन, उसने किसी ने क्या किया है? तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज तक हम प्रज्यूम ही कर सकते हैं, सिवाय उस शख्स के जिसने ये कराया या किया। वो कौन था उसका किसी को पता नहीं है। जब आप पुलिस में थे, जब ये त्यारा हादसा हुआ, उस टाइम क्या सोचा जा रहा था? अजम्पशंस क्या थी? यार उस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी, एकदम अफरा तफरी पड़ गई। मैं क्योंकि रेमियार खां में था, अभी भावलपुर था, भावलपुर से मेरी ताज़ी ट्रांसफ़र होके गई थी कुछ अर्सा पहले। 87 में मैं भावलपुर से, मेरी ऐसे सिविल लाइंस में पोस्टिंग थी थाने पे जी, और मैं 88 में वहाँ था जब ये हादसा होता है। बड़ा खौफ था। देखें, बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत से लोग शामिल तफ्तीश भी हुए, इंक्वायरीज भी हुई। पीपल्स पार्टी आप वालों क्या की। पीपल्स सबकी हो रही थी ना उस वक्त, तो बिला तफरीक सबकी सब कुछ हो रहा था। जो भी बात करता था वो पकड़ा जाता था। इंक्वायरी चल रही है, कभी इधर इंक्वायरी चल रही है, कभी कौन आए हुए हैं। यार इतना बड़ा हादसा, जिसमें आप देखें ना जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जिसमें जनरल ज़िया साहब और सदर पाकिस्तान
और उसके साथ 2 अमेरिकन। आप अब लोग ये भी कहते हैं कि 2 अमेरिकन भी गए तो उन्होंने अपने अमेरिकन को भी साथ में रगड़ दिया। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो उनकी ब्लू बुक है अमेरिका की, जो उनकी पॉलिसी है कि अगर किसी भी दुनिया की कंट्री के अंदर कोई अमेरिकन शहरी जो है मारा जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए फौरी तौर पे FBI आती है। इसमें 10 महीने बाद ही, और 10 महीने बाद भी एजाजुल हक साहब कहते हैं वो तफरी करके चले गए। यार बात वही आती है कि जी 10 महीने बाद आए, उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। एक इंसिडेंट तो हो गया ना, लेकिन सवालात उठा और दिया। सवालात छोड़ गया। अब बेनज़ीर की शहादत देख लें जी। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा जब आती हैं रहीम यार ख़ान में अपनी शहादत से 2 दिन पहले, आवाज़ SHO सदर रहीम यार ख़ान जी, और बिलीव करेंगे उनकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर थी। वो मेरे इलाके में रहीं, वहाँ वो जो वड़ैच साहब है, माधु वड़ैच कहते हैं उनको, अब पूरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, MNA के उम्मीदवार थे, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और ये उनके घर ठहरी। सुबह जब ये उठी, रात वहाँ ठहरी थी। मेरा इलाका था सदर इमरान खान का, वहाँ 5 बकरों की कुर्बानियाँ हुई या आप 7 लोगों को बकरे थे। इंस्ट्रक्शन थी सिक्योरिटी देने की? नहीं, कोई ऐसा सच नहीं थी उस वक्त। एहसन महबूब हमारे SSP थे, सिक्योरिटी लैब्स बहुत ज़्यादा थे, और उस वक्त तो SSP थे हमारे कर्नल साहब, वो मेरे भी जानने वाले थे, स्पेशल ब्रांच में रहे। बेनज़ीर की गाड़ी पंक्चर हो गई, वो जो बुलेट प्रूफ थी, मैं लेके गया और उस गाड़ी को मैं पंक्चर लगवा के लाया। अच्छा, और आपकी बाद में मुलाकात फिर वगैरह थी मैंने, उनसे? जी मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे मोहतरमा से भी मुलाकात हुई, क्योंकि एरिया मेरा था, मैं SHO था और सारा मैं ही देख रहा था। फिर उन्होंने जब मुझे कहा, वो SSP साहब थे कि जी ये हमें छोड़ने जाएगा, मैंने तरंडा मोहम्मद पनाह तक उनको छोड़ा, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को, और वो नहीं डरती थी। वही उनकी जो गाड़ी थी वो खड़ी हो जाती थी रास्ते में 2-3 जगह पे, क्योंकि हम KLP रोड से आ रहे थे, उस वक्त मोटरवे नहीं थी, तो गाड़ी स्लो हो गई और ऊपर जो सनरूफ होता है वो खोल के खड़ी हो गई। उस टाइम पर आपके पास क्या रिपोर्ट थी? थ्रेट आखिर था क्या? तालिबान की तरफ से था? देखें, थ्रेट्स तो चल रही थी। उससे पहले कराची वाला इंसिडेंट हो सानिया चुका था, कारसाज। सानिया कारसाज हो गया, जिसमें बेतहाशा लोग शहीद हुए जी, पीपल्स पार्टी के। और ये एक थ्रेट थी ना कि आप आई हैं, आप बच के रहें। उनको भी बताया गया था आप पे हमले होने हैं, और फिर उसको वो हो भी गया, वो हमला हो भी गया ना, और उसके बाद फिर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब इसी तरह जो ये इंसिडेंट होता है, फिर ये मेरे ख्याल पेशावर जाती हैं, और पेशावर से फिर ये आती हैं रावलपिंडी जी। लियाकत बाग में जो लियाकत हुआ। बाग में जो हुआ, वहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप देखने जा रही हैं, वैसे पुलिस एक एक वैसे खड़ी की गई थी। और यहाँ इनका एक जलसा जो जब था रहीम यार खां में, मुझे आज भी याद है, मोटरसाइकिल वाला एक इनके जलसे में घुस आया था। आप देखें कि इतनी, पकड़ा गया था? हाँ, पकड़ लिया था जी। हम तो डर गए कि पता नहीं कौन आ रहा है। ताज़े वो इंसिडेंट हुआ था आपका कराची वाला, हमने कहा जी हो गया इधर कुछ, तो वो लेकिन शख्स वो कौन था? वो वैसे उनका चाहने वाला था जैसे होता है पीपल्स पार्टी का। तो बाद में लेकिन एक डर खौफ तो था, और लेकिन सिक्योरिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही कोई प्रॉपर प्रोग्राम बना हुआ था, ना ही पूरी नफरी लगी थी। इसका मतलब है रिलैक्स थे, और जो वो लोग चाहते थे कि ये हो जाए, खुद ही मौके फराम किए गए। उनके जो साथ सिक्योरिटी के थे लोग, वो भी वही थे जिन्हें आसिफ जरदारी साहब के साथ जेल में रहे। वही एक टीम थी जो उनके साथ चलती थी, 2-4 गाड़ियां साथ होती थी, और पुलिस की ऐसा कोई नहीं था। तो यही हाल होता है जब होना आता है, जब किसी को कुछ करना होता है तो फिर खुद ही छूट दी जाती है, खुद ही हालात बनते हैं, खुद ही सारा कुछ होता है, खुद ही वो सड़कें धो दी जाती हैं और वो इंसिडेंट हो जाते हैं जी। जनरल ज़िया का दौर अवाम के लिए कैसा था? अली, अगर मैं इस बात को कहूँ कि जनरल ज़िया का दौर इससे हट के, वो एक बिल्कुल। डिक्टेटर थे। 11 साल आमरीत का 11 दौर था। साल आमरीत की वो दौर था। लेकिन आम पाकिस्तानी के बेतहाशा लिए कैसा था? बेतहाशा लोगों को सजाएं दी गई, सरेआम कोड़े मारे गए और बहुत कुछ हुआ। ख़वातीन को दुपट्टे पहना दिए गए। वो बेसिकली कहा जाता था, ये शो करते थे वो इस्लाम पसंद है, वो इस्लाम को पसंद करते थे। वो अपनी तकरीर का आगाज़ एक आयत कुरान पाक से करते थे, और आयत एक, वो लोग अक्सर उनके बारे में ये भी मजाक किया करते थे कि वो एक आयत पढ़ते हैं तो 3 से 6 माह गुजर जाते हैं, जो वादे होते थे उनके इलेक्शन के बाकी। क्योंकि वो तो आए थे कि जी उन्होंने आके इलेक्शन कराना है, उनका यही वादा था कि इलेक्शन कराना है, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। और इलेक्शन कराते 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 जुनेजो वाले इलेक्शन हुए, उसमें फिर जनरल ये आपके जो नवाज शरीफ साहब आ गए, और उसके बाद आप देख लेना कि सब कुछ
हो गया, जो जिनको बनाया गया वो ऊपर आते गए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरिट होता रहा उस दौर में। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जनरल जा साहब का दौर ना होता तो शायद ना मेरा छोटा भाई पुलिस में होता, ना मैं होता। इतनी फेयर सिलेक्शन अली हम लोगों ने नहीं देखी। उस वक्त ये कहा जाता था कि जो एएसआई है, प्रोबेशनर, वो उन लोगों को बनाया जाता था जो बड़े बड़े ख़ानदान के लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सिफारिश है या पैसा है उनके पास। वो वाहिद दौर था 1980 से लेके 1984 तक फेयर सिलेक्शन थी। हर साल सिलेक्शन होती थी पुलिस में। डीएजीज जो हैं ये रात को तब्दील हो जाते थे। इंटरव्यू डीएजी होता था, ये पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम नहीं होता था। उसी तरह रेस होती थी 5 किलोमीटर, उसी तरह साइकिलिंग होती थी, कुछ 16 किलोमीटर साइकिलिंग होती थी। फिर आपका बॉडी जो मेजरमेंट होती थी, फिर रिटर्न होता था, फिर इंटरव्यू होता था। अब जो इंटरव्यू होता था वो डीएजी ने करना होता था, उसके साथ 2 एसएसपीज बैठते थे। जैसे भावलपुर में है, एक डीएजी हैं, उनके साथ 2 एसपी वहाँ के बैठेंगे जो ज़िला के एसपी हैं, डीएजी रेंज में होते हैं। आप ये देखें कि रात को 10 या 12 बजे पता चलता था कि जो डीएजी लाहौर है वो मुल्तान आएगा, मुल्तान वाला सरगोदा जाएगा, सरगोदा वाला भावलपुर आएगा। सजा के तौर पे ही है वैसे नहीं कि जी फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए, कोई सिफारिश नहीं कोई मान ले। उस एरिया का अगर डीएजी बैठेगा तो हो सकता है वो सिफारिश माने किसी एमपी एमएनए की या बड़े आदमी की। अब जो हमारी सिलेक्शन जो हबीब की हुई थी, मेरे छोटे भाई की, उसमें डोगर साहब थे, सदीक डोगर उनका नाम था, और वो थे, अब आरपीओ होते हैं, उस वक्त डीएजी होते थे रेंज के। वो मुल्तान के थे, वो भावलपुर आए थे। और हबीब खान जो छोटा भाई है, इसकी उम्र जो है वो कम थी, यानी 18 साल से 12 या 14 दिन कम थी। उस दौर में इंसाफ मिलता था। बिल्कुल इंसाफ था जी, इसमें कोई शक नहीं। देखें, माशाल्लाह का डर खौफ तो था, सज़ाएं भी हो रही थी, गलत या सही भी हो रही थी, लेकिन इतनी वो नहीं थी जो अब है। और सबसे बड़ी बात कि कोई सियासतदान नहीं था, पुलिस पे कुछ ऐसी प्रेशर नहीं होता था। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जान छूटी हुई थी। ये नहीं था कि कोई एमपी आ गया, कोई फलाना आ गया। वही जो लोग थे ज़िम्मेदार चंद, जो समझते थे कि जिन्हें वो कहा जाता है कि जी मुआविन पुलिस हैं, वही आते थे। मुझे नहीं याद, लेकिन जो ही ये फिर पलटा खाया वक्त ने, उनकी असैसिनेशन होती है जनरल जा साहब की 88 के बाद, फिर 89 में 89 में आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला बन गए, फिर उनकी नज़रें वज़ीर आज़म की कुर्सी पे थीं। वो छांगा मांगा जो सजा, उसमें हमने भी हिस्सा लिया, हमने भी बड़े एमपी उठा के भेजे। मैंने लियाकतपुर के एक एमपी साहब थे, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको हमने जूता नहीं पहनने दिया, उठा के गाड़ी में मारा, छांगा मांगा पहुँच दिया गया। ज़बरदस्ती वो आज़ाद उम्मीदवार थे ना जी। तो छांगा मांगा से फिर जनाब वो जब इनको बसों में भर के फिर लाया गया, इनको वहीं कपड़े दिए गए, वहीं इंस्ट्रक्शन किटें किसकी दी थी गई। आपको? ये हमें तो ऊपर से आई थी, हमारा तो एसएसपी कहता था ना, या डीपी जो अब होते हैं। अब एक एएसआई या एसएचओ को तो उसने कहना है, अब उसे किसकी थी? ये जो ऊपर बैठे हुए थे, जो वज़ीर आला बनाना चाहते थे। उस वक्त भी देखें असरात तो थे ना जी, उस वक्त भी इनके जो ज़िया साहब के लगाए हुए लोग थे, जिलानी साहब भी उस वक्त गवर्नर थे। तो ये सारे वही लोग थे ना जो कर रहे थे बैठे। तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बना दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। और फिर इन्होंने जो तहरीक चलाई, उसमें मुझे आज भी याद है, जब ये रहीम यार ख़ान आए थे तो मेरी सिक्योरिटी ड्यूटी होती थी हमेशा। मैंने सदर ज़िया साहब के साथ भी ड्यूटी की है। वो किधर? वो मैंने की थी जी, वो चोलिस्तान में। अच्छा। ये आए थे चोलिस्तान में कि जी वहाँ से मीठा पानी निकल आया है। वो भी इन्हें मामू बनाया गया था, वहाँ सदर साहब को भी मामू बनाया गया कि जी वहाँ मीठे पानी का चश्मा निकल आया। नाम मेरे जहन से निकल गया, कोई किला है उस साइड पे। तो ड्यूटी लगी जी हमारी, हम जीपों में बैठ के गए, सरकारी गाड़ियों में। मेरी और हाशिम बुखारी, एक वो भी डीएसपी रिटायर हुए हैं जी, नवाजिश बुखारी मेरा बैचमेट है, उसके भाई हैं, वो 80 में भर्ती हुए थे 1980 में। उनका कद भी 6 फुट 1.5 इंच जितना मेरा है, मेरी जैसी बॉडी, और इससे हम दोनों लंबे लोग जो थे। हमारी ड्यूटी लगाई गई थी कि सदर जा साहब जब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो हमने उनके साथ जाना है, उनको सिक्योर करना है, सिक्योरिटी होती है ज़िला की तरफ से जी।
स्पेशल ब्रांच अलहदा थी। तो जैसे फिर सदर ज़ियाउल हक साहब उतरे, मैं वहाँ खड़ा था, मुझे आके उन्होंने हाथ मिलाया, हाशिम को हाथ मिलाया, और फिर हम उन्हें ले गए। वो नलका था एक लगा हुआ, उनका उन्होंने इफ्तिताह किया कि यहाँ मीठा पानी निकला है। लेकिन बाद में पता चला कि जी उसके नीचे वैसे कोई टैंक रख के मीठा पानी बनाया गया था। तो ये इंतज़ामिया मामू बनाती है, सब बनाते हैं, सब बनते हैं यहाँ जी। जनरल ज़िया सख्त थे या फ्रेंडली थे जब आपकी मुलाकात हुई? यार हमारे सामने तो वो फ्रेंडली थे, कभी मैंने उन्हें शाउट करते नहीं देखा। 2-3 दफ़ा मेरी उनके साथ ड्यूटी लगी, हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने किया हो। बाहर वो कुछ करते होंगे, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी से भी लगता था खामोश मिजाज, कूल माइंड जैसे लोग होते हैं, अंदर से बड़े सख्त होते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते ऊपर से कि जी हम कोई ऐसी बात करें। अवामी सतह पर पसंद करते थे लोग? ज़बरदस्ती पसंद किए जाते थे जी उसमें। अब वो ये कहना कि जी कोई पसंद करता है, मार्शाल्लाह को तो कोई पसंद नहीं करता। जहाँ भी जमहूरियत को रगड़ के कोई आएगा, आमर आएगा, तो पसंद तो नहीं किया जाता, लेकिन मजबूरी है। वो चाहे उस दौर में हो, चाहे आज के दौर में हो, मजबूरी की से सब पसंद करते हैं जी। तो ये कहना कि जी वो कैसे थे, तो फ़ौजी एक अफसरान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो उनके साथ रहे वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन एक बात थी, अपनी औलाद के बारे में बड़े शफीक थे वो जी, अपनी फैमिली के बारे में बड़े शफीक थे। एक दफ़ा आपने भी पढ़ा होगा कि वो जो शत्रुघ्न सिन्हा एक अदाकार थे, तो उनकी जी। बेटी ने कहा जी कि हमने मिलना है, उससे मिलना है, तो उन्हें मिलाया गया था जी। और उनकी बेटी हमेशा उनके साथ होती थी, और उनसे वो बड़ा प्यार करते थे, और उनकी कोई बात नहीं टालते थे। यानी इससे तो शक नहीं है कि वो शफीक थे अपनी औलाद के बारे में। अब बाकी जो उनकी औलाद थी, अवाम उनके साथ कितने शफीक थे, वो सबको पता है। उस दौर में बहुत कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी वालों के साथ बहुत कुछ हुआ, सज़ाएँ हुई, अल-ज़ुल्फ़िकार बनी भुट्टो उस को दौर में। सज़ा हुए, भुट्टो सज़ा हुए, सज़ाए मौत हो गए ना, देखें फांसी चढ़ा दिए गए। और उसके बाद अल-ज़ुल्फ़िकार हो गई, बाकी हो गए। तो ये प्लेन इस लिहाज हाईजैक से हुए तो वो कई। माफ़ नहीं करते थे किसी को जी। अच्छा, मैंने आई विटनेस किया हुआ है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो अवामी सतह पर जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, एहतजाज हुए, जलाओ घेराव हुआ। तो उस दौर में जब जनरल ज़िया का त्यारा हादसा हुआ, लोग सड़कों पर आए, हंगामे हुए। नहीं अली, कोई भी सड़कों पे नहीं आया। सिर्फ उनका जो जनाजा था, वो बहुत बड़ा जनाजा था, जो कि उन्हें मस्जिद जो है वहाँ की, फैसल इस्लामाबाद की मस्जिद। फैसल मस्जिद के साइड पे उनका मकबरा भी उधर ही है, और उन्हें वहीं दफन किया गया। इस लिहाज से कभी कोई एहतजाज नहीं हुआ, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं कि जैसे मोहतरमा बेनज़ीर की जो असैसिनेशन थी, जब उनकी शहादत हुई, मैं उधर ही था, रहीम यार खां मेरी पोस्टिंग थी, पूरा रहीम यार खां यूँ लगता था जला दिया गया। और शाम को मैं उस वक्त मैं बैडमिंटन ही खेल रहा था कि इतला आई कि जी इस तरह हो गया, बताया नहीं गया कि वो शहीद हो गई हैं, ज़ख्मी की बात चल रही थी। तो बाद में उनकी शहादत की इतला आई, फिर सारा अगले दिन उसी रात को ही पूरे शहर को आग लगा दी गई, पूरा पाकिस्तान जला था, लूट मार हुई थी, पता नहीं आप लोगों क्या। ने कैसे मैनेज किया? हम लोगों ने या नाकाम हुए? नहीं, हम लोगों ने मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं आज भी यकीन जाने, जो रहीम यार खां के लोग हैं, वो एक जगह इकट्ठे थे सारे, ये सारे जितने वो वड़ैत साहब हैं, MP, इसके अलावा 2 4 और जो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं। तो मैं तो यूनिफॉर्म में चला गया, उनके साथ जाके बैठ गया। मुझे आज भी याद है कि वो एक जगह जब इनका इजलास हो रहा था, या इन्होंने फिर ये सब कुछ करना था, आग लग गई थी उस वक्त भी, बल्दिया को आग लगा दी गई थी, बाकी हो गया। तो मैंने जाके कहा, मैं यूनिफॉर्म में था, तो मैंने कहा जी अगर ये जलाओ घिराव करने से मोहतरमा वापस आ सकती हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं PSF में रहा, और पीपल्स पार्टी के बड़े दोस्तों से मेरा ताल्लुक़ रहा है हमेशा। स्टूडेंट लाइफ में मैं PSF में रहा। मैंने कहा जी कर लेते हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो उनको समझ कुछ आ गई, वो भी नहीं चाहते ना कि बाद में पर्चे वर्चे नहीं हुए किसी पे, जिस जो अभी हो रहे हैं। उस वक्त किसी पे जलाओ घिराव का पर्चा नहीं हुआ था, अगर हुए भी थे तो वो ख़त्म हो गए, कोई उसमें सज़ा नहीं हुआ। लेकिन मुझे याद है अगले दिन फिर सुबह नौजवान जो थे उन्होंने बड़े तंग किया हमें, पथराव बेतहाशा करते थे, लाइन थी, उन्होंने वो गाड़ियाँ रोकी हुई थी सारी रहीम यार खां में, लाइन पे भी उन्होंने वो हर्डल्स रखी हुई थी, हर जगह सड़कें बंद थीं, बड़ा अजीब आलम था। ऑडिट्स क्या तो आ रहे थे मुशर्रफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? गवर्नमेंट का यही था कि जी खामोशी से उन्होंने उसको सहा जी। हमारे लिए या पुलिस का कोई अफसर है या जिनकी ड्यूटी है, तो उनके लिए गवर्नमेंट कोई भी हो, उसने हमेशा अपने सीनियर्स को फॉलो करना होता है।
जो उनको ऑर्डर्स दिए जा रहे होते हैं वही करने होते हैं, उन्हें ओबे करना होता है। हमें ये नहीं होता ये कौन है क्या है। अब मेरी अपनी लाइफ में कई दफ़ा हमने नून लीग वालों को मारा, कभी पीटीआई वालों को तो खैर नौबत नहीं आई, मेरी वैसे रिटायरमेंट हो गई। तो ये यही होता था उस वक्त, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में गाली गलौज भी हो रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। वो हैं तो ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि मेरी क्योंकि कोट सब्जल बड़ी पोस्टिंग रही, चेक पोस्ट कोट सब्जल जो है पंजाब में एंट्री के दो रास्ते हैं जी, एक कोट सब्जल है, एक दौवल है, दो ही चेक पोस्ट हैं जी। तो ये जितने भी हमारे भाई हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो ये सारे आया करते थे, इन्हें हम रोक दिया करते थे चेक पोस्ट कोट सब्जल पे। तो 3-3 दिन 4-4 दिन ये वहाँ बैठे रहते थे, उधर ही इनकी बसें इनकी गाड़ियाँ तो सारे होते थे और हमें गालियाँ भी देते थे, तो हम सहते थे गालियाँ। फिर जब ये होते थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो फिर नून लीग वाले हमें गालियाँ दे रहे होते थे। तो ये तो पुलिस तो हमेशा गालियाँ खाने के लिए है, क्योंकि जो बंदा सामने जाएगा तो खाएगा गालियाँ ना। हमें तो बस यही कहा जाता था कि जी आपने जो कानून है उसको फॉलो करना है और जो गलत कर रहा है उसे रोकना है। इसके अलावा ये नहीं था कि हमें कोई स्पेशल हिदायत दी जाए कि फ़लाँ को मारना है, फ़लाँ को मारना है या फ़लाँ को करना है, ये कभी नहीं हुआ जी। सेफ हाउसेस वगैरह आप लोगों ने बनाए होते थे, किसी को लेकर जाना है? नहीं, पॉलिटिकली तो कभी नहीं हुआ जी, ना ही सेफ हाउसेस थे। और अब मैं आपको एक और बात दावे के साथ कहता हूँ कि कभी भी किसी सियासतदान के साथ उस दौर में ज़्यादती नहीं हुई। ये ज़रूर होता था कि अगर किसी को नज़रबंद किया गया, किसी के बारे में कहा गया, डिटेन होता है कोई बंदा, तो हमने थाने पे बिठा देना, उसे कमरा दे देना, कूलर लगा देना या इज्जत पंखा करते लगा थे? दे, इज्जत के साथ। कभी किसी की फैमिली को नहीं जाके उठाया, किसी की माँ बहन नहीं उठाई, इज्जत के साथ बुलाते थे, आ जाते थे। हमने कहता था आ जाएं जी, आपका हो गया तो आ जाना था, थ्री नहीं एमपीओ के भागते थे। तहत? अगर ऐसे कोई ऑर्डर्स थे कॉल करें, आ जाते थे। उन्हें ट्रस्ट था उस एसएचओ पे अपने। आज तो ट्रस्ट नहीं है ना कि हमारे साथ होना क्या है, कि हम अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाएंगे या हमें क्या किया जाएगा और गैब कर दिया जाएगा। कभी इस तरह नहीं होता था। ये तो अभी शुरू हुआ, पीटीआई के दौर में हुआ, अभी हो रहा है। तो ये अब है। ये ऐसी पॉलिसिंग हमने नहीं की, ना हमारे सीनियर्स ने की। सीनियर्स भी तगड़े होते थे, आप यकीन जाने, वो भी जो बात करते थे पूरी करते थे। सियासतदानों के आगे वो खड़े भी होते थे। अब ना सीनियर्स वो हैं और ना वो जूनियर्स हैं। करप्शन और ज्यादती उस दौर में भी होती थी, आज भी होती है? उस वक्त इतनी करप्शन और जाति नहीं थी अली जो अब है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे किसी से भी बात कर लें आप। चलें, मैं अलहदा, हो सकता है मैं फेवर कर रहा हूँ, मैं अपने दौर के बड़े किस्से सुना रहा हूँ। ये दौर हमने नहीं देखा कि जी करोड़ों रुपए की करप्शन होती है। किसी ने ले लिया यार कुछ पैसे, तो वो भी 3-3 महीने पैसे जो है किसी जिम्मेदार के पास पड़े रहते थे कि जनाब शिकायत ना हो जाए। अब तो वो कहते हैं कर दें जी शिकायत, हमारा क्या करना है किसी ने। हर बंदा तो किसी ना किसी का सिफारशी लगा हुआ है। कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें, पटवारी हैं, गिरदावर हैं, तहसीलदार हैं, एसी हैं, इसी तरह बाकी पुलिस वाले हैं। दो ही डिपार्टमेंट है ना। बाकी ये वो डिपार्टमेंट हैं जो डायरेक्ट अवाम के साथ होते हैं इनका। एक का आप अच्छा कर रहे होते हैं, एक का बुरा कर रहे होते हैं। बाकी डिपार्टमेंट ने आप देखें ना, वापडा है, आपने गवर्नमेंट को खाना है। आपने अगर मीटर बंद करना है, मीटर की कम करना है, वो गवर्नमेंट के पैसे खाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स है, आप किसको नुकसान दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे गवर्नमेंट हैं। को। कस्टम किसको नुकसान दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये वाहिद पुलिस महकमा है। और इसके साथ साथ आप देखें रेवेन्यू है, जिसमें आप अवाम, दोनों तरफ ही अवाम होती है और दोनों में से एक की आप फेवर कर रहे हैं और एक ने नाराज़ होना ही होना है। आपके दौर में जैसे आज अनमोल पिंकी है, इस तरह से कोई करैक्टर बन सकता था जैसे अनमोल पिंकी को पुलिस की सपोर्ट ने बनाया? नहीं अली, इस तरह नहीं होता था। अच्छे दौर थे, यकीन जाने। इस टाइप का नशा भी नहीं होता था। नशा क्या उस वक्त बात में तो बंद हो गया, वरना ये वो ठेके होते थे। शराब का अलहदा ठेका होता था, अफ्यून का अलहदा होता था, उस वहाँ भंग भी मिलती थी, पोस्ट मिलता था, लेकिन चर्स बैन थी। शराब वो जाएं आप मिलती थी। मुल्तान में तो वो ठंडी बियर भी मिलती थी, बाकायदा जाएं आप, आपको भी दे देते थे, कोई चला जाए। हालांकि वो थी इनके लिए, जो हमारे भाई हैं, मसीह भाई हैं, उनके लिए होती थी, लेकिन सब भी लेते थे, सब भी पीते और थे। पुलिस कुछ कहती नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, किधर किधर कोई पुलिस, कभी नहीं होता था ऐसा। अफ्यून या चर्च को ज़्यादा पकड़ा जाता था।
एक्साइज डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरे वाले साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे, तो हम देखते रहते थे ये चर्च, शराब, अफ्यून, ये बचपन में से देख रहे थे, पकड़ी जा रही है, फलां हो रहा है, चलान हो रहे हैं बंदे, पुलिस में आया तो फिर ये कुछ करते रहे। देखें 88 में या उससे पहले 85 में 80s में ये आया हेरोइन आपकी, जी। और क्लाशनकोफ कल्चर भी तो सदर ज़िया-उल-हक साहब के दौर में आया। ये भी तो क्रेडिट उनको जाता है ना, जहाँ बाकी चीज़ें जाती हैं, कोई क्रेडिट्स हैं, कोई डिसक्रेडिट है, लेकिन ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि ये अफवान उस तरफ से क्लाशनकोफ और हेरोइन ये उनके दौर में आई थी। इससे पहले हमने हेरोइन नहीं देखी। मैंने 88 में पहली दफ़ा हेरोइन पकड़ी थी। कितनी? उस वक्त 9 ग्राम पकड़ी थी मैंने, और मेरे जो फयाज मीर साहब मेरे एसपी थे, उन्होंने मुझे सज़ा दे दी थी कि इसने जानबूझ के, क्योंकि 10 ग्राम सेशन ट्रायल था, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें 1 ग्राम में कुछ चीज़ मिला के 10 ग्राम करके उसको भेज दूँ। तो आज तो खैर फेवर दी जाती है कि नहीं इतना हमने देना है, ये 9C का देना है, अब तो 9 रखी उसका होती है देना ना है। ब्लू कलर के शॉपर में, खुद ही रख देते हैं। या वो तो ये कभी नहीं होता था ये इस तरह किसी को फंसाया जाए या किसी को तंग किया जाए। चेक एंड बैलेंस बहुत था, हमें डर बड़ा लगता था अपने सीनियर्स से, यकीन जाने कांपते थे हम। ये हमारे DPOs जो SSPs होते थे, हमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी होती थी। अब तो हर बात पे DPO फिर रहा होता है, DIGs फिर रहे होते हैं, अब तो सोशल मीडिया पे वैसे ही सब देख लेते सोशल हैं। मीडिया पे टिकटॉक करते फिर रहे हैं, गाने गाते फिर रहे हैं। लड़कियां आपकी जो अफसर्स हैं, कभी हमने ASP लड़की नहीं देखी, कभी DSP कोई खातून नहीं देखी। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ज़िले में 3 या 4 कांस्टेबल्स होती थी, वो बड़े बड़े पेट वाली बूढ़ी किस्म की ख़वात जो हैं कांस्टेबल्स, वो फिर रही होती थी, कभी किसी मगविया को ले गए। लेकिन ये हमने नहीं देखा जो आज है कि टिकटॉक की बहुतात है, हमारी SPs टिकटॉक पे हैं, हमारी ASPs टिकटॉक पे हैं, सब इंस्पेक्टर ASI तो बेचारे खैर वो नारी हैं, उनको तो बनाने नहीं देता। शुरू में तो उन्होंने बड़ी पार-पुर्जे निकाले, लेकिन इनका क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बनाते हैं तो बना ही जाएँ जी। वो सबका नाम मैं ले सकता हूँ पर नहीं लेता, लेकिन जो बाकी हैं हमारी, उनको भी इजाज़त दे दें यार, वो भी बनाएं लड़के, जैसे DIGs बना रहे हैं, SPs बना रहे हैं, तो बनाई जाएँ, तो उनको नहीं बनाने दे रहे जी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट मैं बनाऊं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।